एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। इससे पहले मैंने जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है इसका 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, लिक्विड प्रिंटेड इंस्पेक्शन और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का, है ना। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है एनडीटी, क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है। देखिए, जो टेस्टिंग होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसमें क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। उसके अलावा जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वहाँ पे हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टील बनाया, स्टील में एक हीट में मैंने फॉर एग्जांपल 100 टन मेटल बनाया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सैंपल उठाते हैं मेटल के बनने के बाद, कास्टिंग वगैरह होने के बाद सैंपल उठाते हैं कुछ और उसका टेस्टिंग करते हैं। जैसे स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, हार्डनेस करना है, इम्पैक्ट करना है, और उस बेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जितना भी उस हीट से स्टील मेकिंग के टाइम पे जो आपका मेटल बना है ना, उसमें जितना मेटल बना उसकी वही क्वालिटी। जैसे स्ट्रेंथ हमने निकाला तो हम मान लेते कि 100 टन मेटल जो निकला उसका वही स्ट्रेंथ है। हार्डनेस जितना निकाला उतना मान लेते कि यहाँ पूरे स्टील का हार्डनेस वही होगा। ठीक है, तो इसमें हम सैम्पलिंग मेथड की यूज़ करते हैं। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, ऐसा सैम्पलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। हम 100% मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। जैसे 100 टन मेटल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक हीट में मान लीजिए, तो पूरे 100% मेटल का हमको जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है ना। ठीक है, यहाँ पे सैम्पलिंग काम नहीं आता कि मान लीजिए हमने सैंपल लिया, उसका क्वालिटी अच्छी हुई तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ पूरे मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम क्या चीज़ का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू हम पता लगाते हैं मेटल में कोई डिफेक्ट है, कोई क्रैक है, ठीक है, कोई ब्लो होल्स है, इंक्लूजन है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे जो रोलिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग डिफेक्ट्स जो होते हैं ना उसके बारे में हम पता लगाते हैं थ्रू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, कितने टाइप की होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन हो गया, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, ईडी करंट है, रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग देखो नाम से आपको पता चल रहा है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक हम यहाँ पे ना अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मेटल के अंदर डिफेक्ट को पता लगाने के लिए। ओके, तो अब बात आती है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या होता है। तो देखो जो साउंड होता है ना उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रिक्वेंसी। तो अगर साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी है वो 0 से 20 हर्ट्ज़ है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ये हमको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी इसकी इतनी कम है कि हमारी कान जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे अर्थ क्विक का जो फ्रिक्वेंसी होता है ना यही होता है 0 से 20। फिर सेकेंड फ्रिक्वेंसी है 20 टू 20,000 हर्ट्ज़। इसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जो हमें सुनाई देता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी इसी के बीच में है, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में, तभी हमको सुनाई दे रही है। ठीक है, अब अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। इसको हम नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो ईयर हैं इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, तो ये अपना क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये सब के थ्रू जनरेट होता है ना। उसके बारे में बताऊँगा। तो हम इसी का यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है ना उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये किसी भी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, किसी सॉलिड या लिक्विड के अंदर भी ये क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसी क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम जो है पता कैसे लगाते हैं कि एक्चुअली में कोई क्रैक है कि नहीं है। मैं आपको बेसिक शुरू में बता देता हूँ कि हम एक्चुअली में हमें पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर पूरा पता रहेगा ऊपर से तो आप डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाओगे। तो देखो क्या होता है ना, हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास ऐसा एक प्रोब होता है, इसको बोलते हैं प्रोब। ठीक है, एक प्रोब होगा, आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअल कैसे दिखता है। ये प्रोब होता है। अब ये जो प्रोब है ना वो कनेक्ट रहता है आपका एक स्क्रीन से, उसको बोलते हैं CRO। ऐसे करके एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, इसको बोलते हैं CRO, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ठीक है, एक CRO होता है, ये कनेक्टेड होता है। अब क्या होता है, ये जो प्रोब है ना, प्रोब में ही एक लगा होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, या उसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है ये प्रोब के अंदर।
ठीक है। तो जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, जब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अराउंड, है ना, तो वो मटेरियल क्या होता है ना, वाइब्रेट होता है, उसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो उस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ना, और वाइब्रेशन के कारण में साउंड वेव जनरेट होता है। तो वो साउंड वेव बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का जनरेट होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव मतलब जनरेट होता है। तो वही अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव है ना, वो प्रोब से निकलता है। प्रोब में क्या हो रहा है, अपना अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट होता है। वही वेव क्या हो रहा है, हम उसको मटेरियल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो जब वो साउंड वेव, ये जो प्रोब है ना, और ये आपका सैंपल है, मान लीजिए ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये सैंपल है। तो प्रोब और साउंड वेव के बीच में एक ऑयल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कपलेंट, ठीक है। कपलेंट के रूप में हम ऑयल का, ग्लिसरीन का, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जब ये जो प्रोब से जब वेव निकलेगी अल्ट्रासोनिक वेव, तो अगर बीच में अगर एयर हुआ तो एयर से क्या होता है, लीकेज हो सकता है, आपका साउंड वेव बाहर जा सकता है, मेटल के अंदर ना घुस के वो लीक हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसलिए कपलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में क्या होगा, जैसे ही प्रोब से साउंड वेव निकलेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, वो क्या करेगा, मटेरियल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, जैसे ही आपका जो साउंड वेव है प्रोब से निकलेगा, प्रोब से निकलने के बाद क्या करेगा, वो जैसे सैंपल के सरफेस है, ये सैंपल का सरफेस है, तो इस सैंपल के सरफेस से टकरा के कुछ अमाउंट में जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो वापस चला जाएगा। यहाँ से ही इसी सरफेस से टकरा के कुछ अमाउंट में वेव वापस चला जाएगा। तो जो वापस जाएगा वेव, तो ये जो प्रोब है ना, वो मतलब साउंड वेव जनरेट करने का भी काम कर सकता है, दूसरा रिसीव करने का भी काम करता है। तो ये प्रोब उसको रिसीव भी करेगा, जो साउंड वेव गया उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो इस सरफेस से क्या होगा, साउंड वेव टकरा के वापस चला जाएगा, कुछ अमाउंट में साउंड वेव इसी सरफेस से टकरा के वापस चला जाएगा। तो आपको जो CRO जो होता है ना, CRO ट्यूब, जो आपका CRO होता है, स्क्रीन होता है, उसमें आपको ऐसा इनिशियल इको मिलेगा इस तरह से, ये ऐसा, ये क्या मिलेगा, इनिशियल इको। ये क्या दर्शाएगा कि साउंड वेव कुछ अमाउंट में वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करता है, तो ऐसा एक पीक बनता है, ठीक है, इसको इको बोलते हैं। ये आपको इनिशियल इको मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ अमाउंट में ही साउंड वेव टकरा के वापस गया उस सरफेस से, बाकी साउंड वेव क्या हुआ, अंदर ट्रांसमिट हो गया। बाकी साउंड वेव क्या हुआ, सैंपल के अंदर या मेटल के अंदर क्या होगा, ऐसे ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा, ये जो नीचे वाला सरफेस है, इससे टकरा के कुछ अमाउंट में साउंड वेव वापस चला जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, हम साउंड भेज रहे हैं, वो अंदर जा रहा है मटेरियल के, और दूसरे सरफेस से, मतलब दूसरे से, यहाँ से नीचे से वो फिर टकरा के वापस आ रहा है। तो जब वो वापस आएगा, फिर प्रोब उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद जो CRO में है ना, उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसमें एक और आपको क्या मिलेगा, एक और इको मिलेगा, इसको फाइनल इको बोलते। तो इनिशियल इको मिलेगा जैसे ही आपने साउंड वेव भेजा, है ना, जो ऊपर के सरफेस से टकरा के वापस आया, और कुछ अमाउंट में साउंड वेव ट्रांसमिट हो गया। फिर ट्रांसमिट होने के बाद वो दूसरे सरफेस से टकरा के, नीचे वाले सरफेस से टकरा के फिर साउंड वेव मिला, तो ये आपको यहाँ पे फाइनल इको मिलेगा। तो एक इनिशियल इको मिलेगा और एक फाइनल इको मिलेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद। अब ये तो वो केस हो गया जहाँ पे आपका मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उस केस में ऐसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेटल के अंदर डिफेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए क्रैक है, या जो भी है, क्रैक है, ब्लो होल्स है, या इंक्लूजन वगैरह जो भी है। तो जब हम साउंड वेव भेजेंगे ना यहाँ से, तो साउंड वेव यहाँ से ही टकरा के क्या चला जाएगा, डिफेक्ट से टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट नहीं था तो क्या होता, इस नीचे से टकरा के वापस जा रहा था, लेकिन डिफेक्ट होने की वजह से कुछ अमाउंट में जो आपका जो साउंड वेव है वो यहीं से टकरा के वापस चला जाएगा। तो ये टकरा के जब वापस जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आपका वहाँ पे आपको इनिशियल इको और फाइनल इको के बीच में ना एक और इको मिलेगा, जिसको बोलेंगे डिफेक्ट इको, ठीक है। ये इनिशियल इको है, ठीक है, और ये फाइनल इको, और इसके बीच में एक और इको मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कि हाँ, बीच में डिफेक्ट है, ठीक है। उसी के कारण साउंड वेव बीच से टकरा के वापस चले जा रहा है, तो आपको बीच में ऐसा एक डिफेक्ट इको मिलेगा। तो ये आपको क्या बताएगा कि हाँ, अंदर में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अब उसका आप लोकेशन भी पता कर सकते हो, जैसे ये डिफेक्ट इको अगर फाइनल इको के आसपास है, मतलब ये डिफेक्ट थोड़ा नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट इको जिधर भी होगा, अगर इधर होगा मतलब ये सरफेस के पास है ना, अगर इस तरफ है तो ये बॉटम वाले सरफेस के पास है, ठीक है। तो इससे आप डिफेक्ट का लोकेशन भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम डिफेक्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और मतलब जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखो, ये एक्चुअल आपका फ़ोटो है, ये आपका क्या है, इसी को बोलते हैं प्रोब, है ना, ये आपका प्रोब है, ठीक है। ये दोनों काम कर सकता है, एक तो ट्रांसमिट करने का भी काम कर सकता है, साउंड वेव जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, उसके बाद रिसीव भी करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के आते हैं प्रोब, आपको मैं बताऊंगा। तो ये प्रोब है, इससे कनेक्टेड है प्रोब से ये
CRO से कनेक्टेड है ये आपका CRO। इसी में आप देख रहे हो कि ये ऐसा इको बना हुआ है, उसके बाद ये कुछ इको बना हुआ है, इस तरह से इको बनता है। ठीक है, शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको सेट करना पड़ता है। ये जो डिस्टेंस है ना, इनिशियल इको और फाइनल इको की डिस्टेंस को सेट करना पड़ता है। कैसे सेट करोगे आप? आपके सैंपल के थिकनेस के हिसाब से। जैसे आपका सैंपल का थिकनेस फॉर एग्जांपल के लिए 25 mm है, ठीक है, तो इसमें आपको पहले से ही मतलब मशीन में फिट करना पड़ेगा कि हम 25 mm का वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपका जो इनिशियल इको बनेगा और फाइनल इको बनेगा, इसके बीच का डिस्टेंस 25 mm का होगा। ठीक है, अगर आपका सैंपल 50 mm का है तो आपको उस हिसाब से सेट करना है कि इनिशियल इको और फाइनल इको के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 50 mm है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सैंपल का थिकनेस 25 mm है और आपने इनिशियल और फाइनल इको को मतलब उसको सेट नहीं किया है उसके हिसाब से, तो आपका ना बहुत सारा इको बनेगा। इनिशियल इको, फिर कुछ देर बाद फिर फाइनल इको, फिर इनिशियल इको, फिर फाइनल इको, है ना। तो छोटे से स्क्रीन में बहुत सारा इको बन जाएगा, तो पहले से सेट करना पड़ता है कि आपका सैंपल का थिकनेस क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। एक और मेथड होता है, उसको ट्रांसमिशन मेथड बोलते हैं। इस वाले केस में देखो क्या है, इस वाले केस में ये प्रोब आपको ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमीटर प्रोब होता है, और एक रिसीवर प्रोब होता है। ठीक है, उस वाले में, पहले वाले में क्या बताया था मैंने, वही खुद क्या करते हैं, ट्रांसमिट भी करता है, वही रिसीव भी करता है। इस केस में थोड़ा सा अलग है, आपको इधर ट्रांसमीटर प्रोब अलग होगा और रिसीवर प्रोब अलग होगा, तो इसको ट्रांसमिशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है साउंड का। अब साउंड कैसे जनरेट होता है आपको तो पता है, जब किसी मटेरियल में वाइब्रेशन होता है ना, किसी भी चीज़ में जब वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से साउंड वेव जनरेट होता है। जैसे हम बात करते तो हमारे गले में वाइब्रेशन होता है, उसके कारण साउंड वेव जनरेट होता है। तो जब भी किसी मटेरियल पे जब वाइब्रेशन होता है ना, उसकी वजह से साउंड वेव जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, अभी जो साउंड वेव जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है शेयर वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कब बोलेंगे, जब मेटल के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जब आपका जो मटेरियल, जो आपका एटम्स है, ठीक है, वो वेव के डायरेक्शन में जब ऑस्किलेट करते हैं ना, वेव के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इफ़ द पार्टिकल ऑस्किलेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव देन इट इज़ कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स ऑस्किलेट करेंगे जब हम किसी चीज़ को, जैसे मैं किसी लोहे को भी ऐसा किसी चीज़ से उसको ऐसा मारता हूँ तो उससे क्या होगा, आवाज़ आती है। ठीक है, तो आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो ऑस्किलेट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जो ऑस्किलेट करेगा वो साउंड वेव के ट्रैवल डायरेक्शन के अगर पैरेलल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरफ जा रहा है साउंड वेव और पार्टिकल का ऑस्किलेशन भी इधर ही है, इधर ही ऑस्किलेट कर रहा है वो ऊपर नीचे, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे ये आपका साउंड वेव के ट्रैवल का डायरेक्शन है, ठीक है, और आप उसके अंदर जो पार्टिकल है मेटल के अंदर वो इस डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अल्ट्रासाउंड कैसे जनरेट करते हैं हम। तो अल्ट्रासाउंड जनरेट करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया ना कि हमारे पास क्या होता है, प्रोब होता है। तो देखो प्रोब का डिज़ाइन कैसे होता है, ये देखो ये प्रोब होता है। अगर प्रोब को अगर पूरा समझे तो क्या होता है, उसके ऊपर जो केस होगा, मतलब प्लास्टिक का एक केस होगा ऊपर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ना, इसे इपॉक्सी प्लॉटिंग किया गया है, ये वाला इपॉक्सी प्लॉटिंग है। उसके नीचे क्या है, बैकिंग मटेरियल दिया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या है, इलेक्ट्रोड है, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, दो ठो ऊपर और नीचे, वो क्या है, इलेक्ट्रोड है, उसी में है करंट सप्लाई होता है। ठीक है, और उसके बीच में ही देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपको क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, जैसे क्वार्ट्ज एक क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोड में जाता है वो, तो इलेक्ट्रोड में जाने के बाद क्या होता है, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके इधर और इधर हमने क्या किया, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उसके कारण क्या होगा ना, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपांड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इतनी तेज़ी से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, मतलब एक तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, तो इतनी तेज़ी से करता है कि वहाँ से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बीच में जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वहीं से साउंड वेव जनरेट होता है। इसके ऊपर बैकिंग मटेरियल दिया जाता है, ताकि क्योंकि बैकिंग मटेरियल ऊपर में क्यों दे रहे हैं, ताकि जो साउंड जनरेट हो रहा है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट हो रहा है, वो ऊपर की ओर ना जाए, है ना। तो ये ऊपर बैकिंग मटेरियल होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ऊपर में हमको तो वेव नहीं चाहिए ना, तो ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन नीचे से जो वेव निकलता है वो आपका मेटल के अंदर जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, डिज़ाइन होता है। इसके अंदर नीचे में वियर प्लेट भी होता है, इलेक्ट्रोड के जस्ट नीचे एक वियर प्लेट होता है, ठीक है। ये आपका केबल होता है। तो इस तरह से क्या होता है, डिज़ाइन होता है इसका। यहाँ पे देखिए ये प्रोब है, प्रोब से ही नीचे क्या हो रहा है, आपका साउंड वेव जनरेट होता है और वो मटेरियल के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ये जो है बहुत सारा प्रोब दिख रहा है आपको। ट्रांसड्यूसर जो नाम दिया गया ना, वो प्रोब को ही बोलते हैं। प्रोब को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ये जो प्रोब है ना, अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कॉन्टैक्ट और इमर्जन आता है, सिंगल और डुअल एलिमेंट का आता है, नॉर्मल और एंगल बीम आता है, ठीक है। अलग अलग टाइप से मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है, कॉन्टैक्ट और इमर्जन टाइप, सिंगल और डुअल एलिमेंट टाइप, नॉर्मल और एंगल बीम टाइप का, ठीक है। तो ये दो टाइप का जो मेन प्रोब है ना, तो दो टाइप का आता है। एक तो स्ट्रेट बीम प्रोब होता है। स्ट्रेट बीम प्रोब क्या होगा, जैसे प्रोब है तो प्रोब के अगर परपेंडिकुलर सीधा अगर साउंड वेव जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट बीम प्रोब, ठीक है। मतलब साउंड वेव जो जनरेट हो रहा है एकदम सीधा अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एंगल बीम प्रोब। एंगल बीम प्रोब क्या करता है ना, कि एंगल में वेव को सप्लाई करता है। जैसे ये वेव मान लीजिए, अगर ये इस एंगल में वेव को भेज रहा है तो ऐसे प्रोब को हम बोलेंगे एंगल बीम प्रोब, ठीक है। ये देखिए दो टाइप का है, नॉर्मल प्रोब, ये आपका नॉर्मल प्रोब है। देख सकते हो आप, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या कर रही है, अपने वेव को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, एकदम सीधा। तो इसको बोलेंगे साउंड, है ना, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोब। दूसरा क्या होता है, एक एंगल प्रोब होता है कि इसी अगर प्रोब में ना अगर आप ऐसा एक मटेरियल लगा दो इसमें, ठीक है, ऐसी ये प्रोब वही रहता है। एक्चुअली में क्या करते हैं ना, एक ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कि एक एंगल में इसको रखता है। तो ये क्या होगा, आपका एक एंगल प्रोब होगा। तो ऐसे एंगल प्रोब आता है, अलग अलग एंगल का प्रोब आता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का अलग अलग एंगल का प्रोब आता है। वो उसी एंगल में क्या करेगा, आपका ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जैसे ये है, ये कुछ एंगल में इसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब बात आती है कि हमको एंगल प्रोब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए क्या होता है ना, जब हम साउंड वेव भेजते हैं मेटल के अंदर, तो अगर क्रैक ऐसा है क्रैक मटेरियल के अंदर पे, तो वो तो बहुत अच्छे से क्या करेगा, वेव को वापस से रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देगा, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है साउंड वेव के तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी मटेरियल में क्रैक जो है वो कैसे है, ऐसे है, एकदम पैरेलल है, तो जब आप साउंड वेव भेजोगे ना तो अच्छे से इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो क्रैक है वो ऐसे क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, साउंड वेव के पैरेलल है। तो उस केस में वो उस डिफेक्ट को ना, उस क्रैक को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आप सीधा साउंड वेव भेजते हो तो, है ना, तो ऐसे को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे इस टाइप के क्रैक को डिटेक्ट करना है तो आपको एंगल प्रोब यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो एंगल में जब करेगा ना, ठीक है, तो एक एंगल में भेजेगा तो उससे वो क्रैक के डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मेटल के अंदर क्रैक जो है हर डायरेक्शन में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में हो सकता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए हमको हर टाइप का प्रोब यूज़ करके देखना है, ठीक है। नॉर्मल प्रोब भी यूज़ करके देखना है, एंगल प्रोब भी यूज़ करके देखना है, क्योंकि कुछ डिफेक्ट जो है वो नॉर्मल प्रोब से डिटेक्ट नहीं होंगे अगर वो पैरेलल होंगे साउंड वेव को। तो इसलिए हमको एंगल प्रोब का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब वो एंगल में भेजता है ना तो बहुत अच्छे से डिटेक्ट होता है जो भी क्रैक वगैरह है, ठीक है। तो आगे हम लोग देते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। दो टाइप का मेथड होता है। एक ये वाला जो मेथड होता है उसको हम पल्स इको मेथड बोलते हैं, जिसमें एक ही प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। एक ही प्रोब साउंड वेव भेज रहा है और वही प्रोब क्या कर रहा है, साउंड वेव को रिसीव भी कर रहा है। इसको हम बोलते हैं ये वाला पल्स इको मेथड बोलते हैं इस वाले मेथड को। दूसरा क्या होता है, ट्रांसमिशन मेथड होता है, जिसमें ऊपर वाला प्रोब केवल ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करने के लिए अलग से प्रोब लगा रहेगा, ठीक है। अब ये बिहेवियर एट इंटरफेस ये यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो साउंड वेव क्या होता है ना, साउंड वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है ना, ठीक है, तो क्या करता है, कुछ अमाउंट में वेव पास हो जाता है, कुछ अमाउंट में साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तीन चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, बीच में कपलेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, प्रोब और मेटल के बीच में कपलेंट लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रोब है, ये प्रोब से साउंड वेव निकलेगा और किस में जाएगा, आपके सैंपल में जाएगा। लेकिन इसके बीच अगर एयर एक मीडियम होगा तो वो एयर क्या करता है ना, मतलब अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कराता उसको, वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर साउंड वेव आपका प्रोब से निकल के एयर मीडियम में जाएगा, फिर एयर से सॉलिड मीडियम में जाएगा, तो ये कंडीशन जो होता है ना, एयर से सॉलिड मीडियम में जाने का, वो नहीं हो पाता है। पूरा आपका अल्ट्रासोनिक वेव क्या हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो सॉलिड के अंदर नहीं जा पाता। इसलिए बीच में एयर ना हो, इसके लिए हम कपलेंट का इस्तेमाल करते हैं। कपलेंट के लिए ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया या ग्लिसरीन हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोब और मेटल के बीच में उसको लगाया जाता है,
ठीक है। अब देखो फ्लॉ डिस्टेंस कैसे पता करते हैं हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के थ्रू। तो फ्लॉ डिस्टेंस कैसे पता करोगे आप, बहुत ही आसान है अगर देखा जाए तो। जैसे कि ये आपको मान लीजिए क्रैक है, ठीक है ना, मतलब जो ऊपर का सरफेस है ना उसके करीब है आपका जो डिफेक्ट है। तो जब साउंड वेव भेजोगे तो ये यहीं से ही टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, जो इनिशियल इको होगा उसके करीब बनेगा आपका डिफेक्ट इको। तो ये क्या दिखा रहा है कि हाँ ऊपर में है, सरफेस के करीब है आपका जो क्रैक है। और डिस्टेंस कैसे पता करोगे, ये जो इनिशियल इको है और ये जो डिफेक्ट इको है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है कि डिफेक्ट आपका कितने अंदर में है, ठीक है। क्योंकि ये डिफेक्ट जितना अंदर में होगा डिफेक्ट टू के उतना ही दूर बनेगा इनिशियल इको से। तो इनिशियल इको के करीब है मतलब ऊपर है ना। तो यही जो डिस्टेंस है ना इनिशियल इको और डिफेक्ट इको के बीच में जो डिस्टेंस है उसी से हम पता लगाते हैं कि कितने डिस्टेंस में आपका डिफेक्ट है ना। उसका डिस्टेंस पता लगाते हैं, उसका लोकेशन हम पता लगा सकते हैं। अगर मिडिल में है तो डिफेक्ट इको भी मिडिल में बनेगा, अगर इस तरफ है तो आपका डिफेक्ट इको भी इस तरह से बनेगा। तो ऐसे करके हम लोकेशन का पता लगाते हैं डिफेक्ट के। दूसरा फ्लॉ साइज़ कैसे पता करते हैं, कितना बड़ा है वो, दो तरीके से होता है। एक तो हमने ये पता लगा लिया कि डिफेक्ट कितने अंदर में है, लोकेशन पता लगा लिया। दूसरा क्या होता है ना, वो डिफेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है, उसका साइज़ कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई क्रैक है तो क्रैक कितना बड़ा है उसको आपको पता लगाना है, ठीक है। तो दो तरीके से पता लगाते हैं। एक तो एंगल प्रोब का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए क्रैक है, ये मान लीजिए एक तरह से क्रैक है ना। तो यहाँ से जब हम क्या बोलते हैं ना साउंड वेव, तो इसमें इसके एंगल का इस्तेमाल करके ना हम पता लगाते हैं कि फ्लॉ साइज़ क्या है। इससे ज़्यादा आसान मेथड क्या होता है आपका, जो आपका डिफेक्ट इको बन रहा है, ये आपका डिफेक्ट इको बन रहा है। तो अगर आपका डिफेक्ट इको बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो फाइनल इको जो बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि अगर क्रैक बड़ा है, क्रैक बहुत बड़ा है, तो जब आप अल्ट्रासोनिक वेव भेजोगे तो अगर डिफेक्ट बड़ा है तो ये क्या करेगा, पूरा वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जितना बड़ा क्रैक होगा उतना ज़्यादा साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा ना, जो फाइनल इको जो बनेगा वो छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे वेव को तो खुद डिफेक्ट इको ट्रांसमिट कर चुका है, मतलब रिफ्लेक्ट कर चुका है। तो अगर डिफेक्ट इको बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो ये भी बताता है कि हाँ फ्लॉ साइज़ आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर डिफेक्ट को आपका बड़ा बनेगा ना तो इनिशियल को आपका छोटा बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका मान लीजिए इनिशियल इको है, अगर आपका डिफेक्ट इको भी ऐसे ही बन रहा है तो आपका फाइनल इको छोटा बनेगा, क्योंकि साउंड वेव को पूरा यही ट्रांसमिट कर रिफ्लेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो आपका डिफेक्ट इको जितना बड़ा बनेगा ना उतना बड़ा आपका क्या होगा, डिफेक्ट का भी साइज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से साइज़ भी पता लगा सकते हैं। अब टेस्टिंग टेक्निक कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है पल्स इको मेथड, ठीक है। पल्स इको मेथड जो आपको मैंने बताया बहुत ही आसान रहता है। जो मैंने बताया ना, पल्स इको मेथड में एक ही प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोब ट्रांसमिट भी करता है, वही प्रोब रिसीव भी करता है, इसको पल्स इको मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है इमर्जन मेथड। इमर्जन में क्या होता है, लिक्विड के अंदर होता है, जैसे पूरा लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ही हम अपना सैंपल को रखते हैं और प्रोब को ले जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोब से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, वो अंदर जाता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। सेम मेथड हम यूज़ करते हैं। बस इमर्जन टेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लिक्विड के अंदर होता है ये। दूसरा क्या होता है, एक नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन मेथड। ट्रांसमिशन मेथड में बस अंतर क्या होगा, आपका जो 2 प्रोब का इस्तेमाल होगा। एक प्रोब जो केवल ट्रांसमिट करेगा और उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, एक रिसीवर प्रोब होगा जो साउंड वेव को रिसीव करेगा, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। ये आपका पल्स इको मेथड है, सेम जैसे मैंने बताया वही चीज़ है। इनिशियल इको, फिर डिफेक्ट इको, उसके बाद फाइनल इको, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको लिंक के माध्यम से शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा है। देखिए यहाँ पे डिफेक्ट है, देखो यहाँ पे डिफेक्ट है ना, तो यहाँ पे बीच में एक इको बन रहा है, डिफेक्ट इको। यहाँ पे देखो इस एरिया में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसमें केवल 2 इको बन रहा है, एक इनिशियल इको बन रहा है और एक फाइनल इको बन रहा है। यहाँ पे डिफेक्ट होने की वजह से बीच में क्या बन रहा है, ये एक और इको बन रहा है, डिफेक्ट इको बन रहा है, ठीक है। तो ये मशीन में ना पूरा कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सेटिंग हमको करनी पड़ती है। शुरू में क्या क्या सेट करना पड़ता है, एक तो आपको सैंपल का थिकनेस मशीन में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इको बनेगा ना इनिशियल और फाइनल इको उसी के बेस पे बनेगा कि आपका मेटल का थिकनेस क्या है। तो पहले से इसमें मशीन में रहता है, आपको डालना पड़ता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसमिशन मेथड है। देखो यहाँ पे एक इको से, एक प्रोब से भेजा जा रहा है वेव को, दूसरी तरफ रिसीवर लगा हुआ है जो उसको रिसीव कर रहा है,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, जो आपका ट्रांसमीटर जो आपका ट्रांसमीटर वेव है वो भेजेगा आपका वेव को, और दूसरी तरफ वो रिसीव करेगा। तो आप जितने अमाउंट में यहाँ पे भेज रहे हो आप वेव, उतने अमाउंट में इधर रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखा जाता है रिसीवर वेव में। ठीक है। क्या होगा ना, आप इधर से एक तरफ से वेव भेज रहे हो, तो अगर अंदर में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, पूरा वेव दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, तो रिसीवर प्रोब में कम वेव आएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में वेव क्या हो गया, डिफेक्ट के कारण रिफ्लेक्ट होकर चला गया, है ना। तो इसी चीज़ से पता लगाते हैं कि रिसीवर प्रोब में कितना मतलब वेव आ रहा है। ठीक है, इससे पता लगाते हैं। अगर वेव अच्छा खासा आ रहा है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर बीच में अगर लॉस हो रहा है वेव का, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्रैक के कारण, तो रिसीवर में बहुत कम वेव पहुंचेगा, तो कम जो इको बनेगा वो छोटा बनेगा। तो ये आपको क्या बताएगा कि हाँ, बीच में कुछ ना कुछ है डिफेक्ट, जिसकी वजह से रिसीवर प्रोब में कम अमाउंट में वेव रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में ऐसे पता लगाया जाता है। ये आपका इक्विपमेंट है, 2 टाइप का आता है। पहले इस टाइप का इक्विपमेंट आता था जो पुराना है, ये आपका नया डिज़ाइन का बना है, इस तरह से बनता है। काफ़ी कुछ सेटिंग है। ठीक है, एक्चुअली में कैसे चलाना है वो तो आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, बस इसके पीछे का प्रिंसिपल आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और भी आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे इसको हम कैसे वर्क कराते हैं मशीन को भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग दूसरा और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा आप देखते हैं एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से। पहला है सेंसिटिव टू बोथ सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़। तो हम अल्ट्रासोनिक वेव से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से सरफेस क्रैक के साथ साथ जो सेंटर में जो क्रैक है, अंदर में जो क्रैक है, उसको भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और मेन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ना कि सबसे छोटा जो क्रैक है, एकदम छोटा क्रैक जैसे हेयर लाइन क्रैक है, उसको भी हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पावरफुल जो एनडीटी मेथड है ना, जो सबसे छोटा क्रैक को पता लगा सकता है, वो अल्ट्रासोनिक ही है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हेयर लाइन क्रैक को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो आंसर है वहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन फॉर फ्लॉ डिटेक्शन और मेजरमेंट इज सुपीरियर देन अदर मेथड। ठीक है, तो इस केस में हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या फ्लॉ को डिटेक्ट करने का जो मेजरमेंट है ना, कितने अंदर में है, लोकेशन क्या है डिफेक्ट, क्या कितना बड़ा है डिफेक्ट, उसको हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। थर्ड क्या है, ओनली सिंगल साइडेड एक्सेस इज़ नीडेड। ठीक है, व्हेन पल्स इको मेथड इज़ यूज्ड। तो हमको केवल एक साइड को ही यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मशीन का पार्ट है, ऐसा है, मान लीजिए कि केवल यही सरफेस हमारे लिए एक्सेसिबल है, उसके सेकंड जो सरफेस है वो एक्सेसिबल नहीं है। कई बार होता है ना कि मशीन कई बार कहीं पार्ट लगा रहता है हमारा, उसका दूसरा साइड हम देख ही नहीं सकते हैं, मेटल का दूसरा सरफेस लगा हुआ है, उसको निकाल नहीं सकते, तो हमको केवल एक ही सरफेस की ज़रूरत है। उसी में हम क्या करते हैं, पल्स इको मेथड में प्रोब लगाते हैं, ट्रांसमिशन और रिसीवर प्रोब लगाते हैं, वही ट्रांसमिट करता है, वही रिसीव करता है। तो हमको सेकेंड सरफेस को अगर एक्सेसिबल नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, जबकि बाकी मेथड में ऐसा नहीं है, हमको दोनों तरफ के सरफेस को एक्सेस चाहिए, तभी जाके हम डिफेक्ट पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इन डिटरमाइनिंग रिफ्लेक्टर पोजीशन एंड एस्टिमेट साइज एंड शेप। तो साइज एंड शेप का भी पता लगाते हैं, बोल रहे हैं मिनिमल पार्ट प्रिपरेशन, पार्ट का ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब सरफेस क्लीन होना चाहिए थोड़ा, लेकिन एकदम ज़्यादा जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल में चाहिए होता है, लिक्विड पेनिट्रेंट में एकदम जो सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए ना, वैसा रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिल जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ मेहनत ही नहीं करनी। जैसे लिक्विड पेनिट्रेंट में आपको 3 लिक्विड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी समय लगता है, उसको साफ़ करना पड़ता है ना। उसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में आपको उसको मैग्नेटाइज करोगे, फिर उसके ऊपर आपको मैग्नेटिक मटेरियल अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर लैंप भी चाहिए वहाँ पे, आपको वहाँ पे समय लगता है डिटेक्ट करने में। यहाँ पे इतना आसान है कि तुरंत आपको रिजल्ट बता देता है, जैसे आप प्रोब लगाओगे ना, तुरंत वहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाता है। डिटेल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको डिटेल इमेज मिल जाएगा, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, और ऑटोमेटेड हो सकता है, मतलब आप मटेरियल को कंपनी में देखोगे ना तो ज़्यादातर ऑटोमेटिक ही होता है। जैसे हमने ये देखा ना, वो पोर्टेबल था, ऑटोमेटिक भी होता है, जो जिसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म से बना होता है, वहाँ से मटेरियल गुजरते रहता है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक प्रोब लगा रहता है, वो लगातार टेस्टिंग करते रहता है। उधर अंदर में कंट्रोल रूम में कंप्यूटर में दिखते रहता है कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, वो तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो उसको, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को। ठीक है, थिकनेस मेजरमेंट के भी काम आता है ये। जैसे कोई सैंपल है, मुझे इसका थिकनेस नहीं पता है, तो मैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल करके इसका थिकनेस भी पता कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जो इनिशियल इको है, जो फाइनल इको है, उसके बीच का डिस्टेंस इसी पर डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल का थिकनेस कितना है। तो मटेरियल के थिकनेस को भी पता लगाने के लिए हम
इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? सरफेस मस्ट बी एसेसिबल टू ट्रांसमिट अल्ट्रासाउंड। तो सरफेस एसेसिबल होना चाहिए। एक्चुअल में सरफेस तो एसेसिबल हर मेथड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरफेस अगर आपको एसेसिबल नहीं है तो आप पता कैसे लगाओगे। तो ये लिख सकते हो आप लोग कि ये लिमिटेशन है, सरफेस एसेसिबल होना चाहिए। हाँ, ये मेन है कि स्किल एंड ट्रेनिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सम अदर मेथड। यहाँ पे स्किल और ट्रेनिंग आपको ज़्यादा अच्छे से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मशीन को ऑपरेट करना है, तो मशीन ऑपरेट करने आना चाहिए। तो हमको स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, कपलिंग की हमको ज़रूरत पड़ती है ना, कपलिंग लगाना पड़ता है ना प्रोब और मेटल के बीच में। ठीक है, मटेरियल अगर थोड़ा रफ है, इरेगुलर शेप है, स्मॉल है बहुत ज़्यादा, तो भी हम इसे पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन है, कोर्स ग्रेन मटेरियल है, तो इसको डिफ़िकल्ट होता है इंस्पेक्ट करने में। ठीक है, कास्ट आयरन और कोर्स ग्रेन को क्यों डिफ़िकल्ट होता है? अगर कोई बहुत कोर्स ग्रेन मटेरियल है, उसमें ग्रेन साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है ना, या कास्ट आयरन है, तो ये क्या करता है ना, जो साउंड की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। कास्ट आयरन के अंदर ना साउंड वेव जल्दी ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, या कोर्स ग्रेन मटेरियल है ना, तो वहाँ पे जल्दी ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, बीच में ग्रेन बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट हो जाता है ये, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम कास्ट आयरन और कोर्स ग्रेन मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्या है? लीनियर डिफेक्ट ओरिएंटेड पैरेलल टू द साउंड बीम में गो अनडिटेक्टेड। जैसे मैंने बताया था ना कि जो साउंड वेव है ऐसे जा रहा है और इसी के पैरेलल अगर कोई क्रैक है तो उसको अच्छे से पता नहीं लगा सकता ये। ठीक है, इसके लिए इसको क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ना जो एंगल प्रोब है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर पैरेलल है तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। ये बोल रहे हैं कि एक और लिमिटेशन क्या है कि आपको एक रेफरेंस मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल के कैलिब्रेशन करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए। मतलब जब देखो हर एक मशीन का ना टेस्टिंग में हर एक मशीन का कैलिब्रेशन होता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जिसमें हमको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ इसकी मतलब इसकी क्वालिटी क्या है। जैसे टेंसाइल टेस्ट होगा उसमें भी होता है, हार्डनेस टेस्टिंग में भी होता है, एक सैंपल स्टैंडर्ड मटेरियल होता है जिसका हमको पहले से पता है कि हाँ इसका हार्डनेस इतना है, फिर हम चेक करते हैं। तो अगर वो हार्डनेस जो स्टैंडर्ड हार्डनेस हमको पता है, जैसे एक सैंपल है, मान लीजिए मेरे पास स्टैंडर्ड सैंपल, इसका हार्डनेस मान लीजिए 40 HRC है, तो मशीन को भी इसका हार्डनेस 40 HRC बताना चाहिए, तभी वो मशीन अच्छा काम कर रहा है। अगर नहीं बता रहा मतलब उसको कैलिब्रेट करना है। वैसे क्या होता है इस केस में, कैलिब्रेशन के लिए एक सैंपल आपको चाहिए। ठीक है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हाँ मशीन हमारा सही चीज़ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो कैलिब्रेट करना पड़ता है हमको। इसमें कैलिब्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है बार बार। ओके, सो ये था पूरा लेक्चर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।